कि मोहन भागवत ने जातीय जनगणना कराए जाने की बात को वो बहुत दिन पहले बोल दिया कि 17 सीटों पर लड़ करके मात्र 12 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी है और नीतीश कुमार को सीटें कम की जाती है, 16 सीटें की जाती है, उसके बावजूद भी वो 12 सीटें जीत करके आते हैं। सबसे बड़ी बात जो होने वाली है इस बार के चुनाव में वो देखिएगा कि जीत हार से ज्यादा अपोनेंट उम्मीदवार कौन होता है, विपक्षी उम्मीदवार कौन होता है, किस जाति का होता है, इस पर बहुत ज्यादा इस बार एनडीए गठबंधन मंथन करने वाला है। लालू प्रसाद ने तो यह फैसला कर लिया था कि वो बिहार छोड़ देंगे, बिहार में उनके लिए कुछ नहीं बचा है नीतीश कुमार के रहते, लेकिन नीतीश कुमार ने 2015 में वापसी करा दी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भीतर की बात लेकर के आपके सामने हाजिर हैं और भीतर की बात में हम आपसे बिहार में जो बदली हुई परिस्थिति है और आज खास करके महागठबंधन अपनी तीसरी बैठक कर रही है, उस बैठक से क्या निकल कर आएगा, तो वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में भी जबरदस्त मंथन चल रहा है और दिल्ली के मंथन का सीधा असर बिहार के एनडीए गठबंधन पर पड़ना है। एनडीए गठबंधन के घटक दलों के साथ जो बड़े नेताओं के साथ बैठने की प्रक्रिया थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो मधुबनी यात्रा थी उससे पहले हुई थी। वो एनडीए गठबंधन को लेकर के, सीट शेयरिंग को लेकर के या एनडीए गठबंधन आगे कैसे चुनाव में उतरेगा इसको लेकर के नहीं थी, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर के थी। अब आप अंतर समझ ही रहे होंगे, जो काम भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार ने रास्ता दिखलाया था, शुरू किया था एनडीए गठबंधन ने, उसको अब हैक कर लिया है महागठबंधन ने और वो अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है। लेकिन इन सब के बीच में जो भाजपा का प्लान है उसको नीतीश कुमार अगर समझ गए हैं तो क्या उसको समझने के बाद ही नीतीश कुमार ने अपना एंगल चेंज किया है? नीतीश ने अपना गियर बदलना शुरू कर दिया है और नीतीश कुमार एक पोस्टर लगा करके उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दे रहे हैं उस घटना के लिए, उस काम के लिए जो काम नीतीश कुमार ने बहुत पहले कर दिया था। 2 साल पहले लाख विरोध के बावजूद आपने सुना भी होगा कि जब नीतीश कुमार गए थे जातीय जनगणना कराने के लिए डिमांड करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्योंकि अभी चर्चा में सबसे ज्यादा जातीय जनगणना है, क्योंकि बिहार में आप अगर चुनावी माहौल में हैं, चुनाव में उतरने जा रहे हैं, तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि जातीय जनगणना और जाति इससे अलग नहीं कर सकते हैं आप। यही समझ करके क्या भारतीय जनता पार्टी ने यह प्लान बनाया है कि वो भी अब जातीय समूह के साथ अपने एजेंडे को बदल करके और जातीय जनगणना कराएगी। इसको लेकर के हमने कई खबरें की है, लेकिन आज की खबर विशेष इसलिए है कि क्या गठबंधन फिर से पलटने वाला है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ आंकड़े हैं, उन आंकड़ों पर अगर हम गंभीरता से देखें तो आपको ये समझ में आने लगेगा। कुछ बातें तो हमने कई बार आपको खबरों के माध्यम से और विश्लेषण के माध्यम से बताया है, लेकिन अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये काफी चौंकाने वाले परिणाम हैं और इन आंकड़ों से ये साफ स्पष्ट होता नजर आ रहा है कि आने वाले चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी को अभी भी उधेड़-बुन की स्थिति में है। नहीं कहते हैं हमारे यहाँ कि आधे मन से सब कुछ चल रहा है, कभी लगता है कि हम अपना मुख्यमंत्री बना लेंगे, कभी लगता है कि नीतीश कुमार को समझाएं क्या, कभी लगता है कि नीतीश कुमार को ऊपर बैठा दे क्या। आपने देखा भी होगा कि कल 2 दिन पहले अश्विनी चौबे ने फिर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार मुख्यमंत्री बनेगा और वो अति पिछड़ा समाज से होगा। अब आप समझ लिए कि अति पिछड़ा समाज कह करके कहीं ना कहीं उन्होंने सीधे तौर पे 3 बातें कर दी। एक तो नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से बाहर कर दिया, दूसरा उन्होंने सम्राट चौधरी जो आगे आगे बढ़ करके सारा काम कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं पीछे कर दिया। तो अति पिछड़ा समाज के किस नेता को आगे लेकर के आएंगे? हो सकता है कि 2015 की तरह प्रेम कुमार को फिर से एक बार सामने लाया जाएगा क्या? प्रेम कुमार की भी उम्र हो गई है, वो भी काफी वरिष्ठ सदस्यों में गिनती होते हैं। लेकिन खैर, भारतीय जनता पार्टी अपने रणनीति और एजेंडा को अपने हिसाब से लाती है और भारतीय जनता पार्टी ने जो जातीय जनगणना करने का प्लान बनाया है, इसके पीछे की रणनीति हमने आपको बताया था कि मोहन भागवत ने जातीय जनगणना कराए जाने की बात को वो बहुत दिन पहले बोल दिया था। जैसे ही लोकसभा का चुनाव हुआ, हमने आपको यह भी समझा दिया था कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आई और उसे यह समझ में आने लगा कि उसने गलती की है नीतीश कुमार के जातीय जनगणना का विरोध करके, और उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा है। जबकि आपको यह बात मालूम होना चाहिए कि 17 सीटों पर लड़ करके मात्र 12 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी है और नीतीश कुमार को सीटें कम की जाती है, 16 सीटें की जाती है, उसके बावजूद भी वो 12 सीटें जीत करके आते हैं। और इतना ही नहीं, उनका स्ट्राइक रेट 100% है। 12 सीटों में 72 विधानसभा में उनकी बढ़त प्राप्त हुई है, जो आंकड़े बता रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात से डरी हुई है? क्या भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि वो अपना प्लान जो है
चेंज करेगी तो बिहार में कुछ परिवर्तन हो सकता है और लीडिंग रोल में भारतीय जनता पार्टी आ सकती है। ये बात नीतीश कुमार के रहते संभव नहीं है और नीतीश कुमार ये बात समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ज्यादा ही जोर लगा रही है, लगातार अपने रणनीति में बदलाव कर रही है, तो कहीं ये नीतीश के लिए घातक नहीं हो जाए। और इसी बात को लेकर के नीतीश कुमार आगे की रणनीति समझ रहे हैं, आंकड़े सभी जुटा रहे हैं। हमने आपको ये भी बताया कि सभी जो पार्टियां हैं, जो मुख्य पार्टियां हैं, उन्होंने अपने अपने सर्वे एजेंसीज को ठेका दे दिया है कि आप पता कीजिए कि हमारी स्थिति क्या है। सबसे बड़ी बात जो होने वाली है इस बार के चुनाव में, वो देखिएगा कि जीत हार से ज्यादा अपोनेंट उम्मीदवार कौन होता है, विपक्षी उम्मीदवार कौन होता है, किस जाति का होता है, इस पर बहुत ज्यादा इस बार एनडीए गठबंधन मंथन करने वाला है। अंतिम समय तक आप देखिएगा कि जिस दिन नामांकन की अंतिम तिथि होगी तब तक उम्मीदवारों के चयन में कोताही होती रहेगी। इंतजार किया जाएगा कि अगला किस जाति का उम्मीदवार दे रहा है। ये इस बार के चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। वहीं आपको बता दें, आंकड़ों के हिसाब से जो जातीय जनगणना की बात की जा रही है उसमें एक बात तो हमने आपको बताया कि ये स्थिति जो 2024 के चुनाव के परिणाम आए, आंकड़े आए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी, तो उसको ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं उससे गलती हुई है और उस गलती को दोहराने के लिए उसने एक सगुफा छोड़ दिया। क्या आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जातीय जनगणना कराने वाले बयान के साथ साथ ये बताया गया कि इसका कोई टाइम फ्रेम तय है क्या? बिल्कुल नहीं है। हमें तो जानकारी नहीं है, अगर आपको जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। या सरकार से आप हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के शुभचिंतक हैं, या आपको लगता है कि जातीय जनगणना होगा, तो ये जातीय जनगणना कब होगा, इसका टाइमिंग क्या होगा, ये भी जरा बताइएगा, क्योंकि इसकी घोषणा नहीं हुई है। और जातीय जनगणना से जहां आपने देखा होगा कि उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है। आपने देखा उत्तर प्रदेश उसके हाथ से निकला, उत्तर प्रदेश में उसका प्रदर्शन बहुत ही लचर पचर हुआ। झारखंड देख लीजिए, झारखंड में चाह करके भी सरकार नहीं बना पाई, बहुत तैयारी किया गया था, सारी शक्ति लगा दी गई थी, नहीं बना पाई सरकार। वही हाल बंगाल में हुआ, बंगाल में क्या नहीं किया गया, लेकिन न तो विधानसभा में और न ही लोकसभा में आशा के अनुरूप सीट आया। बिहार की भी स्थिति वही हो गई। तो इसके बाद अब महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में भी आपने देखा कि क्या स्थिति रही है। वो तो एक अलग बात है कि तोड़फोड़ करके किसी तरह सरकार चल रही थी और जिसका फायदा सरकार में रहने का भारतीय जनता पार्टी को मिला, उसने अपना मुख्यमंत्री बना लिया महाराष्ट्र में। कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और उन राज्यों में चुनाव को देखते हुए बिहार से एक ऐसा चक्रव्यूह रचने की तैयारी है या ऐसी व्यूह रचना करना चाहती है जिससे उत्तर प्रदेश आने वाले चुनाव में बिहार से सीख ले और बिहार वाला जो फायदा है वो वहां बुनाया जा सके। इस बात को लेकर के 2015 की जो चुनावी रणनीति थी उसको अगर आप समझिएगा तो भारतीय जनता पार्टी के इस जातीय जनगणना और भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी भी समझ में आ जाएगी। वहीं नीतीश कुमार भी इस बात को अच्छी तरह समझने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो चाल चलेगी उस चाल में नीतीश कुमार कहीं उलझ न जाए, इसके लिए भी नीतीश कुमार अपनी तैयारी शुरू करेंगे। जो वर्तमान स्थिति है उसमें 2015 के चुनाव की अगर हम समीक्षा करते हैं तो आपको मालूम होगा कि नीतीश कुमार महागठबंधन से चुनाव लड़े थे और तब महागठबंधन में नीतीश कुमार, लालू प्रसाद और कांग्रेस का गठबंधन बना था। 2013 में नीतीश कुमार अलग हुए थे, उसके बाद से उन्होंने महागठबंधन के साथ 2015 का चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। 101, 101 और 41 का फॉर्मूला तय हुआ था। इस फॉर्मूले में नीतीश कुमार 101 सीट पर लड़ करके 71 सीट जीत करके आए थे, जिसमें उनको 44 सीटों की कमी हुई थी। 2010 में 115 सीटें जीते थे और 2015 में उनकी सीटें कम हुई थी। लेकिन आपको बता दें कि सीटें कम होने के बावजूद उनके जो पार्टनर थे उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया, जिसका फायदा मिला कि वो 170 से ज्यादा सीटों पे के दम पे सरकार बनाने में सफल हुए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। वहीं 101 सीट पर लड़ने वाली जो राष्ट्रीय जनता दल थी उसको 58 सीटों का फायदा हुआ, जो 2015 में 22 सीटों पे आ गई थी। और हमने आपको कई बार बताया भी है कि लालू प्रसाद ने तो ये फैसला कर लिया था कि वो बिहार छोड़ देंगे, बिहार में उनके लिए कुछ नहीं बचा है नीतीश कुमार के रहते। लेकिन नीतीश कुमार ने 2015 में वापसी करा दी। लालू प्रसाद 80 सीट जीत करके आए 101 में और बड़े दल बनकर के, सबसे बड़े दल बनकर के आए थे। इसके बाद कांग्रेस की भी काफी बेहतर प्रदर्शन था और जहां तक वोटों की बात करें तो 64 लाख वोट नीतीश कुमार को आए थे, तो वहीं 70 लाख से ज्यादा वोट, लगभग 70 लाख के आसपास वोट राष्ट्रीय जनता दल को आए थे, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल को 18% से ज्यादा वोट मिला था। तो वहीं
प्रतिशत से ज्यादा यानी 17% के आसपास वोट जो है वो नीतीश कुमार को मिला था। अगर कांग्रेस की बात करें तो 41 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन था पिछले कई वर्षों में, कई चुनाव में, जो 41 सीटों पर लड़कर के 27 सीट जीत करके आई थी और 2010 में जो 4 सीटों पे थी उसको 23 सीटों का फायदा मिला था। इसके बाद 25 लाख से ज्यादा वोट भी आए थे और उसका वोटिंग प्रतिशत जो था 1.68 था। सीटें बढ़ी थी लेकिन वोटिंग का प्रतिशत कम हुआ था क्योंकि कम सीटों पे चुनाव लड़ी थी। इसके बाद अगर बात करें तो सबसे मजबूत, अगर सबसे जो टर्निंग पॉइंट है और भारतीय जनता पार्टी को मजबूर करता है कि वो एक बार फिर से बिहार में जब चुनाव लड़े तो कोई एक नई स्ट्रेटजी से लड़े। जो स्ट्रेटजी पूरे देश भर में लागू होती है वो बिहार में लागू नहीं होती है। बिहार में चुनाव का तरीका कुछ अलग है और यहाँ वोटिंग पैटर्न भी कुछ अलग है। यहाँ जातीय समूह का ज्यादा असर होता है और 2015 में जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, कई बार हमने आपको बताया भी है कि बिहार में भले ही 53 सीट जीत करके आई भारतीय जनता पार्टी, सरकार नहीं बना पाई 2015 में, लेकिन उसके बावजूद वोटों का प्रतिशत उसका बहुत जबरदस्त बढ़ा था। 2015 से भी बेहतर हुआ था, हालांकि 2015 से सीटें उसको कम आई थी। 2015 से माफ कीजिएगा 2010 से 38 सीटें उसको कम आई थी, मात्र 53 सीट पर आकर के टिक गई थी। वोटों की बात करें तो 93 लाख वोट भी उसको मिले थे क्योंकि अधिक सीटों पे चुनाव लड़ी थी। सीटों की संख्या कम हुई थी लेकिन वोटों का जो संख्या था वो अधिक था। 93 लाख जीत करके आई थी, जिसमें कि आपको पता है कि 80 सीट जीतने वाली आरजेडी मात्र 70 लाख ही वोट लेकर के आई थी। उसके वोटिंग प्रतिशत भी 18.4% थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 24.4% वोट मिले थे, जिसमें बढ़ा हुआ वोट जो था वो 7.94 यानी 8% के आसपास उसके वोट में इजाफा हुआ था। वोट प्रतिशत में ये कौन लोग थे 8%? ये समझना सबसे जरूरी है। ये वो लोग थे जो नीतीश कुमार को वोट किया करते थे। नीतीश कुमार को 2010 की बात करें तो वहां उनको 24% से अधिक वोट मिले थे। तो नीतीश कुमार का जो वोट घटा उनको 16% ही मिला। ये 8% वही लोग थे जो नीतीश कुमार को वोट किया करते थे और नीतीश कुमार के आरजेडी में जाने के कारण ये वो समाज था जो गैर यादव था। गैर यादव ओबीसी, ईबीसी, दलित समाज के लोग थे, जिनको ये लगता था कि राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद की सत्ता में आने के बाद उनको परेशानी होगी और 2005 से पहले वाली स्थिति में आ जाएगी, जिसकी चर्चा आप अक्सर देखते होंगे नीतीश कुमार करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार पर भरोसा उनको कम हुआ। हालांकि वो समीकरण बना जिस समीकरण के तहत भारतीय जनता पार्टी सत्ता नहीं प्राप्त कर पाई और नीतीश कुमार वाला फैक्टर वहां काम कर गया। लेकिन वोटिंग प्रतिशत बढ़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बूस्टर डोज था और यही बूस्टर डोज उनको 2019 में भी प्राप्त हुआ कि आपको पता है कि 40 में से 39 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी आई। नीतीश कुमार तब वापस आ गए थे। यानी सीधे तौर पे आप समझ सकते हैं कि 2025 में जो भारतीय जनता पार्टी ने आकलन किया होगा 10, 15 और 20 का, इसके बाद 14, 19 और 24 का, तो इन 6 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के आकलन का यही निकला होगा कि जातीय जनगणना उसके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा। जिस जातीय जनगणना का विरोध किया करती थी भारतीय जनता पार्टी, वो जातीय जनगणना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब अपने एजेंडा का हिस्सा बनाएगी। आप देखिएगा कि इस बार के चुनाव में जातीय जनगणना दोनों ही खेमे में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का खेमा हो एनडीए गठबंधन या फिर तेजस्वी यादव का खेमा हो महागठबंधन, अगर वर्तमान स्वरूप में ये दोनों गठबंधन रह जाते हैं तो ऐसी स्थिति में बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, बहुत कांटे की टक्कर है। लेकिन जैसे ही सीट शेयरिंग का समझौता होगा और नीतीश कुमार को यह समझ में जब आने लगाएगा, जो कि आने भी लगा है कि भारतीय जनता पार्टी ओवरलैप कर रही है या नीतीश कुमार पर दबाव की राजनीति कर रही है, अपना एजेंडा थोपने की कोशिश कर रही है, वहां से गठबंधन का स्वरूप बदलता हुआ आपको दिखाई देगा। आज जब हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं तब तक खबर आपको ये लग गई होगी कि महागठबंधन की बैठक चल रही है। आज की बैठक में कई लोगों ने कई तरह की बातें कही है कि सीट शेयरिंग के समझौता से लेकर के और भी कई चीजों को तय करना है, लेकिन ये पूरी संभावना है कि कोई भी इस तरह का बात नहीं होगा। एक बात जरूर होगा, पिछली मीटिंग में जो सदाकत आश्रम में हुई थी, उस मीटिंग में दूसरी मीटिंग थी वो महागठबंधन की, उसमें मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पहलगाम बन गया। इस बार में एक और एजेंडा सामने आ गया है जातीय जनगणना का, और इस बार जो महागठबंधन की ये टीम बैठी है, आज के मंथन का सबसे बड़ा एजेंडा होगा कि आने वाले चुनाव में कैसे इस जातीय जनगणना को अपने पक्ष में किया जा सके। क्योंकि आपने देखा होगा कि
एक तरफ जहां राहुल गांधी इसको अपना दबाव बना मान रहे हैं, उनके दबाव में भारतीय जनता पार्टी को ये लेना पड़ा, तो तेजस्वी यादव का मानना ये है कि लालू प्रसाद और बिहार का जो जातीय समीकरण है उससे डर करके भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है। उन्होंने जश्न भी मनाया, मिठाई भी बांटे, पटाखे भी छोड़े और चिट्ठी भी लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या करती है। भारतीय जनता पार्टी स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात समझ रही है कि नीतीश कुमार के बिना बिहार की सत्ता पर पहुंचना मुश्किल होगा, लेकिन 2015 उसे कहीं ना कहीं मजबूर कर रहा है कि जब नीतीश कुमार के साथ ओबीसी ईबीसी जुड़ेगा तो उसका फायदा उसको मिलना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि जो वोट बैंक उनका घट रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व वाला एजेंडा पूरा करेगा। दोनों का अपना अपना स्वार्थ है और इस स्वार्थ में दोनों एक दूसरे के साथ भिड़े हुए हैं। सीटों के समीकरण में हमने आपको कल ही बताया था कि ऐसा लगता है, जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का अगर वर्तमान स्वरूप में रहते हैं तो सीटें घटेंगी और कांग्रेस का, नीतीश कुमार का और चिराग पासवान जैसे दल का सीट बढ़ेगा। क्या होता है तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय मान के चलिए कि भाजपा का प्लान समझते नीतीश कुमार ने अपना गियर चेंज किया है। अब देखना होगा कि इस गियर चेंज करने के बाद क्या कुछ निकल के बिहार की राजनीति में आता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।